गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज को जारी रखेंगे और आज जो पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगीज कंपनी के विषय में पढ़ेंगे। पिछली क्लासों में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ा था, देखा था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्या क्रम है। मुझे विश्वास है कि आपको याद हो गया होगा और आपको हम लोगों ने ये भी समझा कि किन परिस्थितियों में भारत में यूरोपीय कंपनियों का ये आगमन होता है और किन परिस्थितियों में भारत यूरोपीय जो देश हैं नए जो है व्यापारिक मार्ग की खोज कर रहे हैं। और नए व्यापारिक मार्ग की खोज सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी नाविक वास्को डी गामा करता है। कैसे करता है ये सारी चीजें हम इस क्लास में पढ़ेंगे। पिछली क्लासों पहले यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं और इसके पहले नहीं देखे हैं तो क्लास नंबर 13 आप जरूर देखें। पहले 13 देखेंगे, उसके बाद से ये 14 नंबर क्लास है, इसके बाद इस 14 नंबर क्लास को देखेंगे तो आपकी समझ बेहतर होगी। यदि इससे भी बेहतर आप समझना चाहते हैं तो क्लास 1 आधुनिक भारतीय इतिहास का क्लास 1, 2, 3 करके देखें, जिसमें हम लोगों ने देखा कि उत्तरवर्ती मुगल काल में कैसे धीरे धीरे स्वतंत्र राज्यों का उदय हो रहा है। बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा जैसे राज्य उदय हो रहे हैं और किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जब ये राज्य मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हो रहे हैं, कुछ दिनों तक अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित रखते हैं, इसके बाद से धीरे धीरे ये राज्य किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के चंगुल में आती हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब ये समझेंगे कि ये कंपनियां जो यूरोपीय कंपनियां जो जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी आगे चलकर काफी ताकतवर हो जाती है और किस तरह से धीरे धीरे भारतीय राज्यों को हड़प नीति के द्वारा, सहायक संधि के द्वारा, युद्ध द्वारा विजित करके अपने साम्राज्य में मिलाकर एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक अंग्रेजी राज्य की स्थापना करती है, अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना करती है, उपनिवेश की स्थापना करती है। ये समझेंगे। इस क्लास को कंटिन्यू करने के पहले आप इसके पिछले क्लास को देखेंगे तो ये क्लास बेहतर समझ में आएगी। आप जानते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम है पुर्तगाली, उसके बाद से जो है डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, ये कंपनियां हैं। ये आगमन का क्रम है। केवल कंपनी स्थापना के क्रम में डच जो है तीसरे स्थान पर होंगे और अंग्रेज दूसरे स्थान पर। केवल ये क्रम बदला है, पिछली क्लासों में आपने समझ रखा है। किन परिस्थितियों में कंपनियां किन कारणों से भारत आती है इसके विषय में भी हम लोगों ने पिछली क्लासों में चर्चा की है। आज हम केवल देखेंगे कि भारत में किन परिस्थितियों में पुर्तगाली कंपनी आती है और इस पुर्तगाली कंपनी कैसे भारत में अपनी एस्तादो द इंडिया, इस कंपनी का नाम है एस्तादो द इंडिया, पुर्तगीज कंपनी का नाम है एस्तादो द इंडिया। ये कंपनी कैसे भारत में स्थापित होती है। अब देखिए फ्रांस का पिछले क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रांस पुर्तगाल की एक शासक हैं जिनका नाम है हेनरी, जिसे इतिहास में द हेनरी द नेविगेटर के नाम से जानते हैं। हेनरी द नेविगेटर ने यह प्रयास शुरू किया है 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य हो गया है। यह कुस्तुनतुनिया जो है ये यूरोप और एशिया के बीच व्यापार के मार्ग का एक तरह से कहें तो सेंटर था और इसी सेंटर पर तुर्की का आधिपत्य हो गया है। तुर्की के लुटेरे इस यहां आने वाले व्यापारियों को लूट लेते हैं, जिसके फलस्वरूप भारत और यूरोप का ट्रेड जो है ड्रॉप हो गया, बंद हो गया है। इस मध्यकाल की परिस्थिति में ये भारत और यूरोप का जो ट्रेड बंद हो गया। अब इसी दौर में आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा कि यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति और कृषि क्रांति हो गई है, जो उत्पादन सरप्लस हो रहा है और इसके लिए एक बड़े व्यापार की जरूरत है और ये व्यापार एशिया के पास है। इसलिए पुर्तगाल और स्पेन जैसे देशों ने एक नए जलीय मार्ग की खोज पर विशेष जोर दिया है और अपने नाविकों को आदेश दिया है कि आप बेहतर से बेहतर जितना जल्द से जल्द हो सके एक नए व्यापारिक मार्ग, जल मार्ग की खोज करो, जिससे हमारा संपर्क भारत और एशिया के साथ हो। इसी प्रयासों में हमने देखा कि कोलंबस 1492 ईस्वी में भारत की खोज के लिए भारत के नए जलीय रास्ते की खोज के लिए निकलता है, लेकिन वह भारत न पहुंचकर उत्तरी अमेरिका पहुंच जाता है और उत्तरी अमेरिका के तटीय प्रदेश को आज भी हम जो है वेस्ट इंडीज और रेड इंडीज के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह इंडिया की खोज के लिए गया है और वहां जाकर यह कहता है कि यह तो इंडिया नहीं है, यहाँ के लोग रेड हैं, इसलिए उसे रेड इंडीज कहता है। तो कोलंबस ने 1492 में उत्तरी अमेरिका की खोज की। इसी क्रम में जो है पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा, याद रखेंगे ये नाम काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने जो है एक गुजराती व्यापारी हैं अहमद इब्न मजीद
अहमद इबन मजीद, कहीं कहीं इनका नाम अब्दुल्ला मिलता है, अब्दुल्ला, ठीक है, अहमद इबन मजीद के सहायता से वास्को डी गामा भारत की तरफ आता है, अटलांटिक महासागर में, पुर्तगाल से अटलांटिक महासागर में अपने बेड़े को डालता है और पूरे अफ्रीका महादेश का चक्कर लगाते हुए, आसा अंतरिक्ष का चक्कर लगाते हुए वह जो है हिंद महासागर में अपने बेड़े को डालता है। और भारत के मालाबार तट, ये भारत का मालाबार तट है, यह भारत का केरल राज्य है और इसी राज्य में एक बंदरगाह है यहाँ पे जिसका नाम है कालीकट। कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। उस समय इस मलबार तट के जो शासक हैं वो हैं जमोरीन हैं। कौन है? जमोरीन। याद रखेंगे ये कालीकट, कालीकट कहां है? तो दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत के किस तट पे है? तो ये पश्चिमी तट पर है और ये इस तट को पूर्वी तट कहते हैं। आप जानते ही हैं, पिछले क्लासों में जो भारत के भूगोल, भारत का भौगोलिक परिचय मैंने पढ़ाया था, उसमें मानचित्र का अध्ययन आपको समझाया था। ये पश्चिमी तट है और पूर्वी तट पर एक केरल वाले तट को मालाबार तट कहते हैं और मालाबार तट पर एक बंदरगाह है जिसका नाम कालीकट है। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में नए जलीय रास्ते से भारत के जो है कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है और यहाँ के शासक जमोरीन है। जमोरीन ने भव्य स्वागत किया वास्को डी गामा का। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया है। आगे चलकर जमोरीन और वास्को डी गामा के संबंध जो है कुछ खराब हो जाएंगे, लेकिन इस आगमन का स्वागत, भव्य स्वागत किया है जमोरीन ने। अब देखें कि काली मिर्च से, कालीकट बंदरगाह से, केरल से जो है वास्को डी गामा जो है क्या लेता है? काली मिर्च खरीदता है। काली मिर्च खरीदता है और इसे यूरोप की मंडियों में ले जाकर बेचता है। जब यह बेचता है तो इसे 60 गुना मुनाफा होता है। जितने व्यापारी इसे काली मिर्च को खरीदने और आने में, जितना आने जाने में जो भी खर्च हुए थे, इन सबको छांट दिया। उसके बाद से इसे 60 गुना मुनाफा होता है। इससे काफी यूरोपीय देशों की नजर भारत के व्यापार पर, भारत के मसाले के व्यापार पर गड़ जाती है और बहुत सारे व्यापारी प्रयास करते हैं कि भारत के साथ जो है व्यापार शुरू किया जाए। इसी क्रम में हम देखते हैं कि पुर्तगाली कंपनी, इस कंपनी का नाम क्या है? याद रखेंगे, एस्तादो द इंडिया नामक एक पुर्तगाली कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए 1498 ईस्वी में आती है और अपनी पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी यानी पहली फैक्ट्री कोचीन कहाँ है? केरल में है। तो कोचीन में स्थापित की। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा दिया था कि 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन, केरल के तट पर कोचीन में स्थापित की थी 1503 ईस्वी में। अब देखें कि पुर्तगाली कंपनी ने इस अपने कंपनी के संचालन के लिए भारत में गवर्नरों की नियुक्ति की। पहला गवर्नर जो पुर्तगाली कंपनी का था, इसका नाम था फ्रांसीसी डी अल्मेडा। याद रखेंगे, पूछता है आपसे प्रश्न कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसीसी डी अल्मेडा। इसका टाइम पीरियड है 1505 से लेकर 1509 ईस्वी। फ्रांसीसी डी अल्मेडा का टाइम पीरियड है 1505 से लेकर 1509 ईस्वी। यह पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर भारत में है। एस्तादो द इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जो है फ्रांसीसी डी अल्मेडा है। यह अपने ब्लू वाटर पॉलिसी, हिंद महासागर में इसने एक पॉलिसी जारी की है जिसे हम ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। इस ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत कोई भी यूरोपीय कंपनी या किसी भी देश का जहाज यदि हिंद महासागर में प्रवेश करता है तो उसे कागज लेने पड़ेंगे, एक दस्तक लेना पड़ेगा पुर्तगालियों से और इसके लिए उसे एक बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी। यदि भारत के साथ व्यापार करना है, पूर्वी एशिया के साथ आपको व्यापार करना है, आप किसी भी पुर्तगाली यूरोपीय देश के व्यापारी हैं, यदि आप अपना जो है व्यापारी जहाज इस हिंद महासागर में उतारेंगे तो ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत, जिसे नीला जल नीति या नीली जल नीति कहते हैं या इसी को शांत जल नीति के नाम से भी जानते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी को, इसके तहत आपको एक रकम चुकानी पड़ेगी पुर्तगाली कंपनी को और दस्तक लेना पड़ेगा, पास लेना पड़ेगा। इस नीति को काफी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीपीसीएस में
बहुतों बार यहाँ से यूपी पीसीएस, यूपी लोअर पीसीएस, यूपी पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी के एग्जामों में, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बिहार पीसीएस आदि एग्जामों में यहाँ से पहले प्रश्न सामान्य से यह पूछा गया कि भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन? तो कौन है यह? फ्रांसीसी डी अल्मेडा। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसीसी डी अल्मेडा। हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन है? तो फ्रांसीसी डी अल्मेडा। क्लियर हो गया? ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है ये भी क्लियर हो गया। अल्फांसो डी अल्बुकर, अल्फांसो डी अल्बुकर, यह भी नाम काफी महत्वपूर्ण है। भारत में पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक हम किसको मानते हैं? अल्बुकर्क को मानते हैं। भारत में पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क है। यह 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक जो है गवर्नर रहा। इसके समय में हेडक्वार्टर जो रहा ये पुर्तगालियों का कोचिन रहा। कहां रहा? हेडक्वार्टर इसका कोचिन रहा। और देखेंगे कि इसने 1510 ईस्वी, याद रखेंगे बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से, 1510 ईस्वी में गोवा को इसने विजित कर लिया। किससे? गोवा उस समय बीजापुर के शासक आदिल यूसुफ शाह के अंतर्गत था। किसके अंतर्गत था? आदिल यूसुफ आदिल शाह के अंतर्गत था, बीजापुर के अंतर्गत था। बीजापुर राज्य से इसने गोवा को छीन लिया। किसने? अल्बुकर्क ने। कब? 1510 ईस्वी में। जिस समय गोवा को छीनता है उस समय जो है बीजापुर के शासक कौन है? यूसुफ आदिल शाह। ये भी नाम याद रखेंगे। किस प्रश्न पूछता है कि गोवा को अल्बुकर्क ने किससे छीना? बीजापुर से। बीजापुर का उस समय शासक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। क्लियर हुआ? और जब 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार किया तो भारत आजाद होने के बाद 1561 तक गोवा पर इसने आधिपत्य रखा। सबसे पहली बार पुर्तगाली भारत आए हैं और सबसे अंत में भारत से पुर्तगाली जाते हैं। अब देखें कि 1510 आप देख ही लिए। इसके बाद भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है 1510 ईस्वी। 1515 ईस्वी में इसने कहां पे? तो हरमुज। हरमुज कहां है? फारस की खाड़ी के मुहाने पर हरमुज नामक एक बंदरगाह था जो व्यापारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। 1515 में हरमुज पर आधिपत्य कर लिया पुर्तगालियों ने। अब देखें नीनो डी कुन्हा का टाइम पीरियड है 1529 से 38। कोचिन से इसने हेडक्वार्टर गोवा ले गया। इसके लिए ही ये विशेषकर जाना जाता है। पुर्तगाली 1498 में भारत आए और 1661 में भारत से गए हैं। भारत के आजाद होने के बाद पहली बार भारत आए पुर्तगाली और अंत में जाने वाले भी पुर्तगाली हैं। भारत को छोड़कर गए। पुर्तगाली बंगाल की खाड़ी में लूटपाट का अड्डा हुगली को बना लिए थे। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी के व्यापारियों को लूटते थे। व्यापारी बेड़ों को लूटते थे, जहाजों को लूटते थे। कहां से? हुगली से। यह खबर मुगल बादशाह, जिस समय पुर्तगाली भारत आए हैं उस समय जो है दिल्ली सल्तनत का राज्य है, लेकिन दिल्ली जब तक हुगली पर जब इन लोगों का आधिपत्य हो गया और हुगली से ये लूटपाट मचा रहे हैं बंगाल के हुगली से, उस समय भारत का बादशाह है जहांगीर। 1632 ईस्वी में जहांगीर को यह सूचना मिलती है कि बंगाल की खाड़ी में पुर्तगाली व्यापारी लूटपाट मचा रहे हैं। काफी गुस्सा में आता है और 1632 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण करता है और हुगली से पुर्तगाली बस्तियों का सर्वनाश करता है। और जहांगीर इसको नष्ट कर दिया पुर्तगाली बस्ती को और 1000 पुर्तगालियों को बंदी बना लिया। बंगाल से पुर्तगालियों को बाहर निकाल देता है। पुर्तगालियों ने भारत में, अब देखेंगे कि क्या क्या भारतीयों को पुर्तगालियों ने दिया। तो पुर्तगालियों ने भारत को तंबाकू की खेती सिखा दी। जो आज तंबाकू आप खाते हैं, ये सिखाने का कार्य किसने किया? पुर्तगालियों ने। ये नशे के एडिक्ट बना दिया भारतीयों को तंबाकू का, ये पुर्तगालियों की देन है। अब देखें, प्रश्न पूछता है कि भारत में तंबाकू की खेती किस मुगल बादशाह के काल से हुई? तो जहांगीर के काल से। क्लियर? दक्षिण भारत में इसकी खेती पहली बार हुई थी। भारत में लाल मिर्च का श्रेय, लाल मिर्च उत्पादन का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों का। यह भी बीमारी दे गए। आलू की खेती का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। प्रिंटिंग प्रेस, भारत को प्रिंटिंग प्रेस जो किसने दिया? पुर्तगालियों ने दिया। एस्तादो द इंडिया आप जान ही गए, पुर्तगाली शासक हेनरी, जिसे नेविगेटर कहते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने पुर्तगाली
एस्टाडो द इंडिया कंपनी के विषय में पढ़ा। अगली क्लासों में हम अंग्रेजी कंपनी, उस डच कंपनी, अंग्रेजी कंपनी ऐसे ही जारी करके हम जो है फ्रांसीसी कंपनी और स्वीडिश कंपनी के विषय में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी इन कंपनियों के व्यापार को जो है प्रतिबंधित कर देती है, सिमटा देती है एक जगह पर, और धीरे धीरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत की एक कंपनी, भारत की मालकिन बन जाती है। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।